लद्दाख में एलएसी पर फुल एक्शन में इंडियन एयरफोर्स। रात में सुखोई और मिग-29 ने दिखाई अपनी ताकत। चिनूकू और अपाचे हेलीकॉप्टर से गश्त। उत्तराखंड में भी सीमाई इलाकों पर नजर। गलवान पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे 3 सवाल। कहा, सरकार ने सीमा पर यथास्थिति के लिए दबाव क्यों नहीं डाला। बीजेपी का जवाब, राहुल का रवैया गैर जिम्मेदाराना। थल सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लागू करने के लिए केंद्र को दिया 1 और महीने का वक्त। कोरोना की वजह से सरकार 6 महीने का मांग रही थी इस समय। और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, जब तक ढूंढ नहीं लेते चुप नहीं बैठेंगे। पुलिस की 40 टीमें और एसटीएफ तलाश में जुटी। भारी बारिश से बेहाल हुआ गुजरात। राजकोट में 18 घंटे में बरसा साल भर की बारिश का 1/3 पानी। अगले 2 दिन आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। गलवान झड़प के 22 दिन बाद लद्दाख में हालात में सुधार नजर आने लगा है। चीन और भारत की सेनाएं टकराव वाले इलाकों से पीछे हटने को अब रजामंद हो गई हैं। ऐसे में वहां पर क्या स्थिति है, हम आपको सीधे वहां लिए चलेंगे और दिखाएंगे। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी, भारतीय सैनिकों के पराक्रम की नई गाथाएं रोज वहां लिखी जा रही हैं। खबरों के मुताबिक चीन ने तमाम मुख्य बिंदुओं पर अपने ढांचे गिराने शुरू कर दिए हैं। तनाव कम करने पर जो सहमति बनी है उसके मुताबिक दोनों सेनाएं टकराव वाले इलाके से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगी। यानी कि भारत की सेना भी पीछे हटेगी और चीन की सेना भी पीछे हटेगी। दरअसल ये जो विवादित क्षेत्र है वो दोनों देशों के बीच जैसे कोई नो मैंस लैंड होता है, ये ठीक वैसा ही ज़मीन है और यहाँ पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है। वो एलएसी इसीलिए कहा जाता है। अब जबकि चीन वहाँ से आगे बढ़ाया था, चीन इस बात पे जब राजी हो गया है, भारतीय सेना ने भी सहृदयता दिखाई है और दोनों ही सेनाएं अब पीछे हटने की तैयारी में लगी हुई हैं। ये पूरी प्रक्रिया होने तक दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी रहेगी। वैसे ये भी तय है कि जहां हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे ही कि किस तरह से भारतीय सेना अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है और चीनी सैनिक किस तरह से हट रहे हैं। इस बीच ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार और भारत की सेना चीन पर बिल्कुल विश्वास करके बैठ गई हैं, बल्कि भारत चीन की किसी भी चालबाजी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसकी तैयारियों की ये झलक लद्दाख में दिखाई दे रही है। यही झलक हम आपके सामने आज रखेंगे जब आप सुनेंगे कि भारतीय वायुसेना ने किस तरह से रात में भी एलएसी पर गश्त तेज की है और लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर लगातार गरज रहे हैं, वहां पर इलाके की निगरानी कर रहे हैं। 1962 के युद्ध का गलवान बड़ा केंद्र था। ऐसे में इस बार भारत मुस्तैदी से यहाँ निगरानी कर रहा है और कोई भी चूक नहीं करना चाहता। तो इस पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब लद्दाख गए थे उसके बाद उन्होंने नीमू पोस्ट का दौरा किया था। इसके बाद से सेना की ये फॉरवर्ड पोस्ट बड़ी सुर्खियों में आ गई थी। इस इलाके में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO तेजी से सड़कें और पुल बना रहा है। ये एक पूरी झलक आपके सामने होगी आज देश की बात में कि किस तरह से सेना हर तरीके के सामरिक महत्व की चीज़ों के साथ तैयार हो गई है और भारतीय सेना को इससे कितना लाभ होगा। वहाँ तक पहुँचने में जो अब तक जो जगहें खासकर लेह लद्दाख और सीमा पर दुरूह मानी जाती थीं, अब वहाँ पर भारतीय सेना कितनी आसानी से पहुँच जाएगी। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि भारत के साथ अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ अपना रवैया सख्त किया है। अमेरिका की अपनी मजबूरी भी है और एक ज़रूरत भी। गौरतलब है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के विमान वाहक पोत, फाइटर प्लेन और बॉम्बर गश्त कर रहे हैं। वहीं भारत की तर्ज पर अमेरिका भी टिकटॉक समेत तमाम चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसकी जानकारी दी है। वहीं अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति आती है
तो वो किसके साथ खड़ी होगी और किसका साथ वो देगा, ये दुनिया देखेगी। जाहिर सी बात है कि ये इशारा भारत की ओर है। और इसके अलावा उन्होंने पूरी बात क्या कही है, भारत को इससे क्या मतलब निकालना चाहिए, अमेरिका का भारत के साथ आने का मतलब क्या है, और क्या ये चीन के लिए वाकई चिंता का सबब बन सकता है, हम आपको इस पर एक तफसील दिखाएंगे। उधर राहुल गांधी की भी बात करेंगे। जब चीन की बात चल रही है तो आजकल राहुल गांधी हर एक बात पर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हैं। एक बार फिर से राहुल ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल ने सरकार से सवाल पूछे और जवाब में बीजेपी उन पर हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी हैं वो गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। आखिर राहुल के सवाल क्या थे जिसको बीजेपी गैर जिम्मेदाराना बता रही है, हम आपके सामने रखेंगे। उधर पूरे देश में भी चीन को लेकर सियासत हो ही रही है। तमाम तरह के अलग अलग बयान आ रहे हैं। विशेषकर कांग्रेस इस बात को भूलना नहीं चाह रही है और वो सरकार पर हमलावर है। इसी बीच मध्य प्रदेश में देश के अंदर जो सियासत है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले सरकार बनाने के लिए पापड़ बेलना पड़ा, फिर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कसरत करनी पड़ी, अपने ताज को बचाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और ऐसा लगा कि कुर्सी अब गई कि तब गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से कुर्सी बची। लेकिन अब विभागों के बंटवारे में उनके पसीने छूट रहे हैं। आखिर शिवराज सिंह चौहान की परेशानी क्या है, ये हम आपके सामने रखेंगे आज देश की बात में। इस बीच हम आपको बिहार भी ले चलेंगे और वहाँ के एक बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज किया है। वो तंज किस पर है, किस रूप में आया है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है विकास दुबे की, जो हत्यारा अभी तक पुलिस के चंगुल से दूर है। अब पुलिस ने कौन सी नई रणनीति बनाई है, ये हम आपके सामने रखेंगे। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है विकास दुबे, खासकर जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो एक ऐसा प्रशासन देना चाहते हैं जो अपराध रहित हो, और इसके लिए बड़ी कोशिश की गई राज्य सरकार द्वारा। ऐसे में इस तरह के हिस्ट्री शीटर का आना और इस तरह से पुलिस वालों को मार डालना, जाहिर सी बात है कि ये एक चुनौती के रूप में सरकार ने लिया है और बहुत जल्द विकास दुबे के इस कहानी को वो खत्म कर देना चाहती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर विकास दुबे को ढूंढ कर रहेंगे और अब वो ज़्यादा वक्त तक नहीं बच पाएगा। किस तरह की तैयारी है पुलिस की और क्या क्या पुलिस कर रही है इस मामले में, अभी तक कौन से नए सुराग हासिल हुए हैं पुलिस को, इस पर पूरी एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। इन तमाम रिपोर्ट्स के बीच एक खबर वो भी जो अभी तक चिंता का विषय बनी हुई है और वो है कोरोना संक्रमण का। कोरोना का संक्रमण देश भर में बढ़ता जा रहा है और राजधानी दिल्ली के लिए थोड़ी राहत की बात है हालांकि, कि यहाँ पॉजिटिव मामलों का जो औसत घट रहा है, वहीं रिकवरी रेट में भी ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच चिंताएं खत्म नहीं हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज यहाँ पर होंगे, जो कि भारत के लिहाज से बड़ी चिंता की खबर है, क्योंकि अभी किसी खास तरह की न कोई दवा है इससे बचने की और न ही वैक्सीन की जहाँ तक बात करें तो अभी 2021 के पहले वैक्सीन की कल्पना भी संभव नहीं है, ऐसा मंत्रालय ने कह दिया है। और उसके बाद जिस तरह से ये रोगाणु, जिस तरह का विषाणु ये बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि हर आम और ख़ास के लिए चिंता का विषय है। तो हम आपको ये खबर भी दिखाएंगे। और ख़बरों की जब हम बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन के मामले में शीर्ष अदालत ने अपने फैसले के अनुपालन के लिए केंद्र सरकार को 1 महीने का और समय दे दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 6 महीने का वक्त मांगा था क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का वक्त दिया है। अब इस निर्देश के बाद किस तरह से सेना की जो रूपरेखा है वो बदल जाएगी, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। ये एक ऐतिहासिक फैसला कहा गया है। उधर इन तमाम खबरों के बीच हम देश विदेश की कुछ अन्य रोचक खबरों पर भी नज़र रखे रहेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। और इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद करेंगे और एक ऐसे सितारे को भी जो हमारे और आपके दिलों
जहन में बसता है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव के बीच अब दोनों तरफ की सेनाओं ने आपसी सहमति से पीछे हटना शुरू कर दिया है। गलवान और दूसरी जगहों से चीनी सेना ने बनाए अपने ढांचों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में भी सेनाएं पीछे हट रही हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्ष विवाद वाली जगह से 1 से 1.5 किलोमीटर तक पीछे जाएंगे। दोनों सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की वार्ता आयोजित होने की संभावनाएं हैं। वैसे इतिहास इस बात का गवाह है कि मौका परस्त चीन अपनी बातों पर कभी भी कायम नहीं रहा है। वादा करके वादा खिलाफी उसके खून में है। ड्रैगन के धोखे के इतिहास को देखते हुए इस बार भारत कोई गलती, कोई कोताही नहीं करना चाहता और यही वजह है कि गलवान वैली से चीनी सैनिकों के पीछे हट जाने के बाद भी भारतीय वायुसेना लद्दाख में चीन सीमा पर लगातार ताकत दिखा रही है। अब उसने रात में भी गश्त तेज कर दी है। सोमवार देर रात फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखोई 30 MKI MiG-29 लड़ाकू विमानों से निगरानी की गई। साथ ही चिनकू और अपाचे हेलीकॉप्टर भी पूरी मुस्तैदी से रात भर जागते रहे। उधर उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो भारतीय सेनाएं वहां पर भी मुस्तैद हैं। चीन और नेपाल से लगती हर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यहाँ चौकस भारतीय वायुसेना ने चीन और नेपाल सीमा के पास चॉपर से कई बार उड़ान भरकर जायजा लिया। चीन के गलवान से पीछे हटने के बाद भी भारतीय सेना सुरक्षा को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। चीन की हर हरकत पर भारतीय वायुसेना की पूरी नजर है। देर रात में भी एयरफोर्स के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड एयरबेस पर गुजरते नजर आ रहे हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमान भारत चीन बॉर्डर के पास लगातार उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। संदेश बहुत साफ था चीन को, या तो तुम्हारी मौत होगी या तुमको वापस जाना पड़ेगा। जो बॉल है तुम्हारे कोर्ट में है, तुम फैसला करो क्या चाहते हो, हम सब कुछ के लिए तैयार हैं। ये जो गंभीर संदेश था वो चीन के समझ में आ गया। फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, MiG-29 फाइटर जेट और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर ने भारत चीन बॉर्डर के पास एक फॉरवर्ड एयरबेस पर देर रात अभ्यास किया। अधिकारियों के मुताबिक रात के ऑपरेशन में चौंका देने वाला भाव होता है। भारतीय वायुसेना आधुनिक संसाधनों और हौसले से भरे जवानों के साथ हर हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और तैयार है। फॉरवर्ड एयरबेस से लड़ाकू विमानों के अलावा परिवहन विमान भी उड़ान भर रहे हैं। इसमें रूस के IL-76 और एंटोनोव 32 के साथ अमेरिकन C-17, ग्लोब मास्टर C-30J हेरक्यूलिस शामिल है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जवानों को अलग अलग जगह पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा हथियार LAC के पास पहुंचाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान को बड़ा कॉशियस रहना है, चाइना को ट्रस्ट नहीं करना। फिजिकल वेरिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रोन्स के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से और फिजिकल चेकिंग के माध्यम से। जो कुछ सेलेक्टेड एरियाज होंगे वहाँ पे यूनिलैटरल ना ही तो स्टेटस को बदला जाएगा और ना ही वहाँ पे यूनिलैटरली कोई भी दोनों तरफ की फौजें जो हैं वो विड्रॉ करेंगी। तो कहना ये पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट या इस समझ सूझबूझ के साथ ये भी लग रहा है कि चीन के ऊपर जो है पहले से हम ऐसा मानते आए हैं, पूरे तौर पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। भारत की तैयारी सिर्फ लद्दाख तक सीमित है। उत्तराखंड से सटी चीन सीमा पर भी वायुसेना की सक्रियता बढ़ गई है। उत्तर काशी के पास चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का वायुसेना परीक्षण कर रही है। Mi-17 हेलीकॉप्टरों और टोही विमानों के जरिए सरहद की निगरानी हो रही है। पिछले महीने 10 जून को भी वायुसेना के मालवाहन विमान AN-32 ने यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ किया था। चिन्यालीसौड़ में निर्माणाधीन हवाई पट्टी का काम अंतिम चरण में है। यहाँ से चीन सीमा की हवाई दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट लगातार इस इलाके में उड़ान भरकर पिथौरागढ़ से सटी चीन और नेपाल सीमा का जायजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। उधर गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करना चीन की पुरानी आदत है। इसी जगह पर उसने साल 1962 में भी भारत को धोखा दिया था। लिहाजा इस बार भारत पूरी तैयारी और मुस्तैदी के साथ यहाँ डटा है।
1962 में भी गलवान एरिया खबरों में था। उस वक्त भी चीनी सैनिक गलवान इलाके में आए थे और अब भी गलवान खबरों में है। 1962 में 15 जुलाई को सभी समाचार पत्रों में गलवान को लेकर ही प्रमुख खबरें थीं, जिसमें चीनी सैनिकों के पीछे हटने की बात कही गई थी। हालांकि इस खबर के छपने के कुछ महीने बाद ही भारत चीन के बीच 1962 का युद्ध शुरू हो गया था। वैसे इस बार लद्दाख का दौरा करके पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया है कि वो चीन को ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अब ये 1962 वाला भारत नहीं है। भारत ने लद्दाख घाटी में चीन को करारा जवाब देने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा रखी है। सैन्य साजो सामान से लेकर लड़ाकू विमान तक सीमा पर चीन को दहला रहे हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के लिए ये एक बड़ी सीख भी है। चीन को वो यूं ही नहीं जाने देगा और भारत इस चीज़ को समझ रहा है कि चीन जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो धोखा देने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसे में भारत की पूरी कोशिश है कि वो चीन की चालबाजियों को समझते हुए अपनी सेना की तैयारियों को ठीक से रखे और उस पर ध्यान देता रहे। इसीलिए सेना फिलहाल उस सीमा से हटने के मूड में नहीं है। तो चीन के साथ मौजूदा तनाव भले ही खत्म होता दिख रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में चीन इस तरह की चुनौती पेश नहीं करेगा। चीन की चालबाजी से सेना और सरकार दोनों ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इसीलिए सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति और तेज कर दी गई है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पुलों और छोटे छोटे ब्रिज के निर्माण हो रहे हैं। इसी कड़ी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने लेह से महज 35 किलोमीटर दूर उस नीमू से 3 महीने के अंदर ही 3 पुलों का निर्माण कर दिया है, जहां का दौरा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इन नए पुलों के बन जाने के बाद अब सेना की हैवी व्हीकल्स भी या यहाँ तक कि टैंक भी आसानी से फॉरवर्ड पोस्ट तक जा सकेंगे। अभी इन्हें भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट विमानों की मदद लेनी पड़ती है। सीमा पर सड़कों के निर्माण में भारत ने पूरी ताकत झोंक दी है और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने स्तर से पूरे काम की समीक्षा कर रहे हैं। वहाँ की तैयारियों पर नजर डालती है एक खास रिपोर्ट। भारत और चीन में सीमा विवाद के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नीमू के पास 3 नए सामरिक पुल बनाए हैं, जो भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अपने टैंक और तोपखाने को ले जाने में मदद करेंगे। नीमू में BRO ने 24 टन के वाहनों के लिए इस्तेमाल होने वाले एक बेली ब्रिज को अपग्रेड किया है, जिसके बाद उसका उपयोग 70 टन तक के वाहनों को ले जाने में किया जा सकता है। ये काम 3 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। तीनों पुलों के निर्माण से पहले भारतीय सेना अपने टैंकों को ले जाने के लिए वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर और इल्यूशन 76 परिवहन विमानों का इस्तेमाल करती थी। चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते नीमू का दौरा भी किया था। We have made, as per the request of the army, the 50-meter long steel superstructure through type bridge, which is now capable of carrying any sort of load. It's a class 70R load. It can take any sort of load to the LOC, to the forward posts. LAC के पास सामरिक पुल और सड़कों को बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सीमा सड़क संगठन तेजी से सामरिक सड़कों और पुल को बना रहा है। 3 साल में 40 पुलों पर काम चल रहा है, जिसमें से 20 पुल बनकर तैयार हैं। 2022 तक 66 सामरिक सड़कें बनाने का भी लक्ष्य है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की एजेंसी है, जो सीमाओं पर रोड का जाल तैयार करने का काम करती है। भारत और चीन के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह भारत की ओर से तेजी से सामरिक सड़कों और पुलों का निर्माण करना है। चीन इस बात से घबराया हुआ है कि भारतीय सेना इतनी तेजी से सामरिक सड़कें और पुल बना रही है। खुद चीन ने अपने इलाके में पुलों और सड़कों का जाल बिछा लिया है, लेकिन वो भारत को ऐसा करने से रोकना चाहता है, ताकि सामरिक लिहाज से भारत उसका मुकाबला ना कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। लद्दाख में चीन को पटखनी देने के लिए भारत ने उसकी चौतरफा घेरेबंदी की थी। सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई और जैसे को तैसा
का इस तरह से जवाब देने की पूरी तैयारी थी, वहीं आर्थिक और कूटनीतिक फ्रंट पर भारत की रणनीति के कारण ड्रैगन बैकफुट पर जाने को मजबूर हो गया। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया और साम दाम दंड और भेद की नीति का इस्तेमाल किया। चीन से पिछले 3 महीने से लद्दाख में जारी संघर्ष के बीच भारत ने दुनिया के कई देशों से संपर्क साधा, अपना पक्ष उनके सामने रखा और चीन की धोखेबाजी के बारे में बताया। कूटनीतिक मोर्चे पर जोरदार घेरेबंदी से चीन के पांव उखड़ गए। इस पूरी कवायद में पीएम मोदी और एनएसए अजित डोभाल के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी अहम भूमिका रही, जो तमाम बड़े देशों को भारत के पक्ष में लेकर आए और इस तरह से भारत ने बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, विशेषकर चीन के ऊपर, जिसका जवाब पूरे विश्व में किसी के पास नहीं था। वो जवाब भारत ने दिया है। देखिए रिपोर्ट। चीन के साथ पिछले 3 महीने से लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत को कई देशों ने मदद का भरोसा दिया। कूटनीतिक मोर्चे पर जोरदार घेरेबंदी के साथ साथ भारत ने चीन को आर्थिक और सामरिक झटका भी दिया, जिसके बाद उसके पांव उखड़ गए। इस पूरे मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अंत कर बिना पर्दे पर आए सक्रिय रहे, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कूटनीति के मोर्चे पर चीन की कोशिशों को पीछे छोड़ दिया। चीन से जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। सरकार का मानना है कि इन बातों से भारत को सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। इन देशों के साथ मौजूदा सुरक्षा हालात और राजनीतिक महत्व पर बात हुई। रूस और ऑस्ट्रेलिया ने तो इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करके चीन को चिढ़ाने का काम किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिथुआनिया, इस्तोनिया, लातविया, मैक्सिको और आयरलैंड समेत कई अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से बात कर उनके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समर्थन के लिए धन्यवाद किया और उन्हें लद्दाख और सिक्किम में चीन की आक्रामकता के बारे में भी बताया। सूत्रों के मुताबिक इन सभी देशों में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बारे में जानकारी को लेकर जिज्ञासा थी। सभी देश जानना चाहते थे कि भारत ने चीन से निपटने के लिए क्या योजना बनाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चुपचाप लेकिन मजबूती के साथ भारत का रुख दुनिया के देशों के सामने रखा। इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। दुनिया भर में भारत के रुख को समर्थन और सहानुभूति मिली। चीन का अपने पड़ोसियों के साथ आक्रामक रुख ने भारत के प्रयासों को और भी ज्यादा आसान कर दिया। इस बीच भारत ने अपने सबसे मजबूत कूटनीतिक हथियार अजित डोभाल का भी इस्तेमाल किया। एनएसए डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 घंटे की बातचीत में भारत का 2 टूक पक्ष रख दिया। डोभाल ने इस बैठक में चीन को साफ साफ कह दिया कि सेनाओं को पीछे हटाने का काम 6 जून को ही बैठक के अनुसार होना चाहिए। हर मोर्चे पर नाकाम रहने के बाद चीन अपने लिए एक सेफ एस्केप चाहता था और भारत ने इसमें उसकी मदद की। रिपोर्ट। इधर अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में उसकी सेना भारत के साथ होगी। मैं जिस सफलता की बात कर रही थी, उस सफलता की एक कड़ी ये भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि कहीं भी विवाद की स्थिति में हम मजबूती से खड़े रहेंगे। दक्षिणी चीनी सागर में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने के लिए ही अमेरिका ने वहां 2 विमान वाहक पोत तैनात किए हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर अमेरिका ने खुलकर कहा है कि वो भारत के साथ है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का अंत होता दिखाई दे रहा है। भारत के चौतरफा दबाव के बाद चीन के रुख में नरमी आई है और उसके सैनिक पीछे हट रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत और चीन में विवाद बढ़ता है तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ी रहेगी। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि अमेरिका की ओर से संदेश साफ है कि चीन के दुराचार को और नहीं सहा जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नेवी को तैनात कर दिया है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने कहा, हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे, चाहे चीन हो या कोई और। हम उसके इलाके या किसी और अन्य जगह पर किसी और देश को सबसे शक्तिशाली प्रभावी ताकत का दर्जा नहीं लेने देंगे। हमारी सैन्य ताकत मजबूत है और आगे भी मजबूत बनी रहेगी, फिर चाहे वो भारत और चीन के बीच संघर्ष से जुड़ा हो या कहीं और। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस के मुताबिक चीन के खिलाफ अमेरिकी सेना हर वक्त तैनात है और मुकाबले के लिए तैयार है। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टॉम कॉटन ने कहा कि चीन ने लगातार भारत को उकसाने की कोशिश की है, उनके सैनिकों को शहीद किया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अमेरिका वहां पर मौजूद हो, इसलिए हमने दक्षिणी चीन सागर में उपस्थिति दर्ज कराई है। चीन की ओर से कई देशों पर दबाव बनाया जा रहा है और वो सभी देश अमेरिका के दोस्त हैं और दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं। We are producing gowns and masks and surgical equipment in our country, where heretofore
it was almost exclusively made in foreign lands, in particular China, where, ironically, this virus and others came from. China's secrecy, deceptions, and cover-up allowed it to spread all over the world, 189 countries, and China must be held fully accountable. इससे पहले भी कई मौकों पर अमेरिका ने खुलकर कहा है कि वो भारत के साथ खड़ा है। बीते दिनों माइक पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका अपनी सेना को एशिया में भेजेगा क्योंकि वहां पर चीन भारत को परेशान कर रहा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार चीन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उधर चीन साउथ चाइना सी और पूर्वी चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद पैदा कर रहा है। चीन लगभग समूचे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई और ताइवान उसके इस दावे का विरोध करते हैं और यही वजह है कि इलाके में लगातार तनाव बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर जिसका अनुमान था वही हो रहा है। ऐप बैन करके चीन को भारत का दिया झटका अब उसे और तेज लगने जा रहा है। अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस संबंध में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका निश्चित रूप से चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज होती जा रही है। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीनी कंपनी को करीब 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। आश्चर्य वाली बात यह है कि टिकटॉक को भले ही भारत में हाल फिलहाल में बैन किया गया है, लेकिन चीन में ये बहुत पहले से बैन है, पर हमारे भारत में इसका खूब उपयोग हो रहा था। बहरहाल अब ये ऐप तमाम अन्य देशों में भी बैन होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं, चीन का ही मसला है लेकिन देश की सियासत की बात है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारत चीन विवाद को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने लद्दाख में चीन की सेना के पीछे हटने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत पर 3 सवाल किए हैं। राहुल ने दोनों सरकारों के बयान को ट्वीट करके शेयर किया है और लिखा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इसकी रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। राहुल गांधी ने वो कौन से सवाल पूछे हैं और इस पर बीजेपी का जवाब क्या हुआ, आप देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब उन्होंने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के पीछे हटने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई बातचीत को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, भारत सरकार का कर्तव्य इसकी रक्षा करना है, इसलिए सरकार बताए कि पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया गया। हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को चीन को सही ठहराने क्यों दिया गया और गलवान घाटी पर हमारी भूभागीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। अपने ट्वीट के साथ राहुल ने भारत और चीन की सरकारों के बयानों को साझा किया है। इससे पहले 4 जुलाई को भी राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा था कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार से अपनी बात सुनने को कह रहे हैं। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ सकता है। चीन के मुद्दे पर राहुल शुरू से ही सरकार पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कोरोना, नोटबंदी और जीएसटी के मामलों में सरकार की नाकामियां भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए केस स्टडी होंगी। राहुल कई बार लॉकडाउन को भी फेल बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है और यहां से ही एक बात ये साबित हो रही है कि जहां एक कांग्रेसी नेता बीजेपी के लिए तनाव पैदा करना चाह रहा है, वहीं पर एक पूर्व कांग्रेसी नेता यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मुश्किल से अपनी एक तो ताज हासिल किया और उसके बाद उतनी ही मुश्किल से उन्होंने अपने ताज को बचाए रखा है और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर उन्हें बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। और अब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, ज़्यादातर मंत्री ऐसे हैं जो राजा के यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पसंद के हैं। अब विभागों के बंटवारे को लेकर तमाम कलह शुरू हो गई है। इस कलह पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री चौहान को घेरना शुरू किया है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी 3 खेमों महाराज, नाराज और शिवराज में बंट गई है।
मध्य प्रदेश में खींचतान जारी है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम शिवराज के पसीने छूट गए। दिल्ली तक दौड़ लगाकर किसी तरह से कैबिनेट का विस्तार हुआ। इसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज पर भारी पड़े और अब जबकि मंत्रिमंडल तय हो गया है, कार्यभार बांटने को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कई बीजेपी नेता नाराज हैं। इन बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से दर्जन भर लोगों को मंत्री बनाए जाने के कारण कुछ बीजेपी नेताओं की दावेदारी धरी की धरी रह गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर अभी तक सीएम शिवराज सिंह चौहान कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। सत्ता के खेल में फंसी बीजेपी और सीएम शिवराज पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसा। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 खेमों में बंट गई, महाराज, नाराज और शिवराज। भले ही मध्य प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर शत्रुघ्न सिन्हा का कटाक्ष हो, लेकिन बात में दम तो दिखाई देता है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में अमृत जहां सिंधिया को मिला, वहीं विष का घूंट शिवराज को पीना पड़ा। मंत्री न बन पाने से बीजेपी के कई नेता नाराज हुए, सो अलग। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जोड़ तोड़ से शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार तो बन गई और किसी तरह गुणागणित करके मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, लेकिन अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न हो पाना ये बताता है कि अंदर खाने ऑल इज नॉट वेल, यानी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मामा और महाराज के बीच झूलती बीजेपी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं संक्रमण में मरने वालों की संख्या 20,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना के कुल 7,19,665 मरीज हैं और 20,160 लोगों की मौत की खबर है। पिछले 24 घंटे में 22,252 नए मामले सामने आए हैं। देश में फिलहाल 2,59,557 एक्टिव मरीज हैं, इनका इलाज चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के ऊपर हो चुका है। लेकिन इन संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच राजधानी के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में संक्रमण की रेट में बीते दिनों में बड़ी संख्या में गिरावट आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,369 नए कोरोना केस दर्ज हुए, जबकि एक दिन में पहले 2,500 से भी अधिक मामले आए थे। इस 125 दिन के भीतर दिल्ली में कोरोना के मामले 1 लाख के पार हो गए। राजधानी दिल्ली में 2 मार्च को पहला कोरोना केस आया था और अब ये आंकड़ा 1,08,23 तक पहुंच गया है। कोरोना केस के मामले में दिल्ली अब महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर है। शहर की बात करें तो मुंबई में सबसे अधिक 85,724 मामले हैं। राजधानी में कोरोना के मामले भले ही अधिक हो गए हों, लेकिन यहाँ रिकवरी रेट राहत दे रहा है, जो 71% है। वहीं संक्रमित होने की दर में भी गिरावट आई है, जो अब करीब 10 के आसपास है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब दिल्ली की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम आज वो ये अच्छी तरह से कह रहे हैं, ये सुनकर अच्छा लग रहा है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूं कि आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो दिल्ली के लिए कदम उठाए, उन कदमों को भी सराहा है और दिल्ली की जनता भी उन कदमों के बारे में, उनके अंदर जो डर था वो समाप्त हुआ है। दिल्ली में कोरोना के 1 लाख मरीजों में 72,000 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी में संक्रमण के मरीज भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन बीते कुछ दिनों से यहाँ हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का औसत लगभग 3% है। 19 दिन बाद दिल्ली में संक्रमण 2,000 के आंकड़े से नीचे आया। पिछले 24 घंटे में 1,379 नए मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई। इससे पहले तक 17 जून से लगातार रोज 2,000 से ऊपर केस आ रहे थे। कोरोना संक्रमित शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो सबसे बेहतर रिकवरी रेट दिल्ली का ही है। इस मामले में दिल्ली और गुजरात लगभग पहले स्थान पर हैं। वहीं सबसे अधिक मृत्यु दर गुजरात की है और सबसे कम तमिलनाडु की। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर अब आवश्यक वस्तु नहीं रहे। केंद्र सरकार ने इन दोनों वस्तुओं को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 से बाहर निकाल दिया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर निकाला गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 13 मार्च को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 100 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया था। कोरोना वायरस से लड़ाई में आपूर्ति बढ़ाने और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया था। इसके तहत एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत आने वाली वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना और उनकी बिक्री अधिकतम खुदरा कीमत यानी कि MRP पर सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति भी राज्य सरकार के पास ही होती है। उधर देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का आना शुरू हो गया है और कहीं अच्छी खबर लेकर आया है तो कहीं जमकर बरसकर एक चिंता भी पैदा कर रहा है। इस बीच गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में जमकर बरसात हुई। इस बारिश से द्वारका में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। शहर के बड़े हिस्सों में काफी पानी भरा हुआ है। पानी भरने के कारण गाड़ियां तैरने लगी हैं। द्वारका की तरह ही पोरबंदर और जूनागढ़ का भी हाल है। उधर राजकोट में 18 घंटे में 25 सेंटीमीटर पानी गिरा है। जिले में साल भर में औसत 67.6 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी कुल बारिश का करीब 1/3 से ज्यादा पानी 18 घंटे में ही बरस गया है। इसमें निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आंधी तूफान और 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में पुलिस ने एक्शन अपने तेज कर दिए हैं। घटना को 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस को अभी तक वैसे मुख्य आरोपी विकास दुबे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शातिर गैंगस्टर की तलाश में पुलिस बिकरू गांव में लोगों से घर घर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा विकास के करीबी जय वाजपेयी से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जगह जगह पर विकास दुबे का फोटो चस्पा कर उसकी तलाश की जा रही है। चौबेपुर थाने से उसे सहायता मिलने की बात सामने आने के बाद थाने के सभी कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। थाने पर पुलिस लाइन में तैनात 10 नए जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि जब तक हम विकास दुबे और उसके गुर्गों को गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक हम शांति से और चुप नहीं बैठेंगे। कानपुर के काकादेव थाना इलाके से पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी को हिरासत में लिया है। STF जय वाजपेयी से पूछताछ कर रही है। बताया गया कि वाजपेयी फरार बदमाश विकास का करीबी और उसका फाइनेंसर है। हमारा लड़का बेगुनाह फंसाया जा रहा है। बस हमारे लड़के का इतना दोष है कि हम लोग बसेन में गए थे शादी में। बसेन में हमारे बड़े वाले लड़के की शादी थी और हमारे मुंह में लगा लिया। हम बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ? हम लोग बसेन शादी में थे। वहाँ हम लोग गए शादी में, हमारे लड़के को बेगुनाह बताया गया और जिसको तुम लोगों को ढूंढना है उसको तुम लोग। इस बीच शहीद CO की चिट्ठी वायरल होने के मामले की जांच के लिए IG रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह बिल्हौर थाने पहुंचे। CO बिल्हौर और दूसरे कर्मचारियों से पूछताछ के बाद CO कार्यालय के कंप्यूटर और CPU को सीज कर दिया गया। वायरल पत्र को लेकर पुलिस की गलती सामने आने के बाद पहले ADG जोन कानपुर को मामले की जांच सौंपी गई थी। बाद में ये जिम्मेदारी IG रेंज लक्ष्मी सिंह को सौंप दी गई। पुलिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के गांव विकरू में भी जांच कर रही है। पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान गांव के एक घर से कई देसी बम मिले हैं। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह उसकी फोटो लगाई गई है। विकास के बारे में सूचना देने वाले को 2.5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। हम लोगों ने जो विकास दुबे और उनके साथियों पे सर्वप्रथम जिला स्तर से इनाम की घोषणा की, फिर रेंज स्तर से घोषणा हुई, फिर जोन स्तर से हुई और 6 तारीख को पुलिस महानिदेशक स्तर से विकास दुबे पे 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई। मामले में पुलिस ने विकास दुबे की बहू और नौकरानी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने पुलिसकर्मियों की मदद की बजाय उनके छिपे होने की जानकारी विकास के गुंडों तक पहुंचाई, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। उधर पुलिस लाइन में तैनात 10 कांस्टेबलों को चौबेपुर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। सभी सिपाही पुलिस लाइन से चौबेपुर थाने भेजे गए हैं। चौबेपुर थाने का पूरा स्टाफ कानपुर एनकाउंटर के मामले में जांच के दायरे में है। पूरी घटना में संदिग्ध पाए गए SO चौबेपुर को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद थाने के 2 दारोगा और 1 सिपाही को भी सस्पेंड किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने और कमांड पोस्ट में उनकी तैनाती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
और एक बड़ी खबर वहां से आज आई। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में सभी सेवारत एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र को 1 और महीने का समय दे दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र को कोर्ट के फैसले में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना ही होगा। कोर्ट का ये निर्देश केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन पर आया, जिसमें कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए फैसले को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा गया था। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महिला अधिकारियों को 3 महीने के अंदर सेना में स्थायी कमीशन देने को कहा था, जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था। सेना में महिलाओं को बराबरी के हक का फैसला लागू होने में 1 महीने की देरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 महीने का और वक्त दिया है। कोरोना की वजह से सरकार ने शीर्ष अदालत से 6 महीने मांगे थे। केंद्र ने रक्षा मंत्रालय के जरिए कोर्ट में कहा कि फैसला लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, सिर्फ औपचारिक आदेश जारी करना बाकी है। 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद इस साल फरवरी में थल सेना में महिलाओं को बराबरी का हक मिलने का रास्ता साफ हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उन सभी महिला अफसरों को 3 महीने के अंदर आर्मी में स्थायी कमीशन दिया जाए जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले थल सेना में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी में सेवा दे चुके पुरुषों को ही स्थायी कमीशन का विकल्प मिलता था। दूसरी ओर वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिल रहा है। महिला अफसर शॉर्ट सर्विस कमीशन के दौरान आर्मी सर्विस कोर, ऑर्डिनेंस, एजुकेशन कोर, एडवोकेट जनरल, इंजीनियर, सिग्नल, इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में ही एंट्री पा सकती हैं। उन्हें कॉम्बैट सर्विसेज जैसे इन्फेंट्री, आर्म्ड, तोपखाने और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में काम करने का मौका नहीं दिया जाता। हालांकि मेडिकल कोर और नर्सिंग सर्विसेज में ये नियम लागू नहीं होते। इनमें महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिलता है। वो लेफ्टिनेंट जनरल पद तक भी पहुंची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर यूनिटेक के प्रोमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल संजय चंद्रा के माता पिता कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज चल रहा है। इसी आधार पर संजय चंद्रा को 1 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। होम बायर्स केस में संजय चंद्रा 3 सालों से जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा समेत 2 लोगों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 1 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरी कंपनी में निवेश करवाया गया। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में निवेश करवाने के बाद उस पैसे को विदेश भेज दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और त्रिपुरा राज्यों को निर्देश दिया है कि वो शुक्रवार तक बाल संरक्षण गृह, किशोर गृह या रिश्तेदारों के घरों में रखे गए बच्चों की कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित स्थिति पर अपने संबंधित शपथ पत्र दायर करें। जस्टिस एल.एन. राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया कि वो कानपुर में शेल्टर होम में कोविड-19 मामलों की आशंकाओं के से संबंधित एक अतिरिक्त जवाब दाखिल करे। इसके अलावा कोर्ट ने वकील गौरव अग्रवाल को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया और राज्य के सभी वकीलों को अपने हलफनामे में उन्हें सौंपने को कहा। 11 जून को शीर्ष अदालत ने चेन्नई के रायपुरम में एक सरकारी आश्रय गृह में कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव परीक्षण करने वाले 35 बच्चों पर ध्यान दिया था और प्रसार के कारणों और उठाए गए कदमों के बारे में तमिलनाडु सरकार और सचिव से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट की पीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों से आश्रय गृहों में बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उठाए गए कदमों और 3 अप्रैल के आदेश के अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान किया है। CBSE ने ट्विटर पर इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में 2020-21 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं कोर्स में 1/3 कमी कर दी गई है। इसके लिए NCERT और CBSE बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया और उसके बाद क्लास 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ये फैसला लिया गया। वहीं 8वीं तक की कक्षाओं के लिए CBSE ने स्कूलों को खुद सिलेबस तैयार करने को कहा है। देश में कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद करने से क्लासरूम पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए सिलेबस को संशोधित करने का निर्णय ले लिया है ताकि छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।
और अब देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। 7 जुलाई भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज का दिन खास महत्वपूर्ण है। साल 1896 में आज ही के दिन फ्रांस के सिनेमेटोग्राफर ल्यूमियर बंधुओं ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी थी। इन दोनों ने तब के बम्बई के वाटसन होटल में 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया था। इन फिल्मों को देखने के लिए टिकट की कीमत तब 1 रुपये रखी गई थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी महंगी टिकट थी। उधर आज ही के दिन साल 1928 में दुनिया में पहली बार अमेरिका के मिसौरी में स्लाइस ब्रेड बेची गई। हालांकि अमेरिकी आविष्कारक ऑटो फ्रेडरिक ने साल 1912 में ही ब्रेड को स्लाइस करने वाली मशीन की खोज कर ली थी, लेकिन साल 1928 तक आते आते स्लाइस ब्रेड को बेचने में कामयाबी मिली। ऑटो फ्रेडरिक के आविष्कार को दुनिया भर की बेकिंग इंडस्ट्री के लिए क्रांतिकारी कदम माना जाता है। उधर हिमाचल के कांगड़ा जिले के पालमपुर के रहने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा आज ही के दिन करगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के बाद .4875 चोटी को बत्रा टॉप का नाम दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मान से नवाजा गया। उनकी बहादुरी के कारण उन्हें करगिल का शेर कहा जाता है।